हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जो आपको प्रोवाइड करता है छठी से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर या दो चैप्टर के बाद आपसे कह दिया जाए भाई इसका सब्सक्रिप्शन लो, कोई सा चार्ज पे करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको मिलने वाला है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। चलो भाई इसी के साथ करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट और देखते हैं भाई आज क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म है। ये जो चैप्टर हमारा है इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और वो भी उसका करने वाले हैं पार्ट 3। इससे पहले हम पार्ट 2 तक, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट, ये दोनों हम कंप्लीट कर चुके हैं। और आपने उसमें देखा ही होगा कि भाई हमने अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस लिए हैं, जिससे कि आपको हर एक चीज नई चीज सीखने को मिले। यानी आप कहां पर गलती कर सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं जहां पर आप कंफ्यूजन में जा सकते हैं, उस तरह के क्वेश्चंस हम यहां पर लेके आए हैं, जिससे कि आपकी सारी कंफ्यूजन यहीं दूर हो जाए। भाई एग्जाम तक कोई कंफ्यूजन पहुंच ना पाए, वहां पे जाके आपको ऐसा ना लगे कि भाई ये क्वेश्चन हमने नहीं किया था, भाई ये तो गड़बड़ हो गई, भाई समझ में नहीं आ रहा। जो कंफ्यूज होना है यहाँ पर कंफ्यूज हो, यहाँ पर समझो, सारी कंफ्यूजन दूर करो, और एग्जाम में बिल्कुल बढ़िया हम करने वाले हैं। ओके, चलो भाई ठीक है, इसी के साथ करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट और देखते हैं भाई क्वेश्चन कैसे कैसे हमारे पास हैं आज के दिन में। तो यहाँ पर हमारे पास है किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग समकोण है तथा कोणों का अंतर 30 डिग्री। अरे हम तो पढ़ रहे थे दो चर वाला रैखिक समीकरण, ये तो आ गया त्रिभुज कोण, ये कहाँ से आ गया? भाई कोई भी चीज़ कहीं भी जा सकता है। और देखो यहाँ पर भी बन रहा है आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण बन रहा है, और कैसे बन रहा है वो यहाँ पर देखिए। ऐसा नहीं कि भाई ये त्रिभुज वाला है, कोण है, तो वो कोण वाले चैप्टर में चला गया। ऐसे क्वेश्चन हमारे दो चर वाले रैखिक समीकरण में भी आ सकते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं भाई दो कोणों का योग जो है वो समकोण है, ठीक है। यानी कि कहा जाए कि भाई एक्स और वाई, मैं इसमें कहता हूँ कि एक्स और वाई, ये जो दो कोण है इनका योग जो है वो समकोण मतलब 90 डिग्री है। चलो भाई ठीक है। उसके बाद इसने कहा है तथा कोणों का अंतर जो है वो 30 डिग्री है। यानी इसने कहा हुआ है एक्स माइनस वाई, इसका अंतर जो है वो 30 डिग्री है, ठीक है भाई। इस कंडीशन में हमें ज्ञात करना है कि वो जो दो कोण है वो कौन से हैं, या फिर वो तीनों कोण कौन से हैं त्रिभुज के, वो बताने हैं, ठीक है। अब जब दो कोण निकल जाएंगे, तीसरा तो अपने आप ही निकल जाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं भाई इसको, दोनों समीकरण को अगर जोड़ता हूँ तो ये कट जाएगा, कट जाएगा। इन दोनों समीकरण को जोड़ेंगे तो y में माइनस वाई जोड़ेंगे तो कट जाएगा। x और x मिलके 2x आ रहा है, और ये आ रहा है 120 डिग्री। और यहाँ से हम कह सकते हैं x का मान कितना आ रहा है, तो ये दो नीचे जाके भाग हो जाएगा और ये 60 डिग्री बचेगा। अब x अगर 60 डिग्री है, उसको मैं कहीं भी रखता हूँ किसी भी समीकरण में, मान लो इसमें रखूँ चाहे इसमें रखूँ, दूसरे में, दो में, अगर इस x को पहले में रखता हूँ तो क्या हो जाएगा, तो 60 प्लस में y बराबर में 90 डिग्री आएगा, और इस 60 को दूसरी तरफ भेजेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। यानी त्रिभुज के दो कोण कितने कितने आ गए हैं, 30 और 60 आ गए हैं। तो भाई 30 और 60 कहीं दिख रहा है, तो भाई यहाँ ऑप्शन में दो जगह दिख रहा है, एक 30-60 यहाँ दिख रहा है, एक 30-60 यहाँ दिख रहा है, ठीक है। अब कौन सा वाला हम करें भाई, कौन सा टिक करें भाई? इसमें से तो दो दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं, कौन सा वाला टिक करें? तो भाई थोड़ा सा दिमाग तो आपको लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? तो आपको ये पता होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, इतना तो पता है भाई। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, ये आपको पता होना कंपलसरी है। और वहीं से हम यहाँ देखते हैं भाई, अगर इस तीनों को जोड़ते हैं तो कितना होगा, तो ये दोनों मिलकर 90 हो रहा है, और ये हो रहा है 100, और मिलके ये हो रहा है 190। क्या पॉसिबल है कि त्रिभुज के तीनों कोण 190 के हो जाएं? तो पॉसिबल तो नहीं है, तो ये तो गया कट। अब यहाँ की बात करें तो ये आ रहा है 90 का, और ये आ रहा है 90 का, तो ये आ रहा है 180 डिग्री। यानी अब हम पहले पार्ट को टिक कर सकते हैं कि भाई इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही होगा, जो कि इसने कहा है त्रिभुज के कोण बताने हैं, तो यही तीनों कोण आपके आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो इसने ये कहा था दो कोण हैं, उनका योग जो है वो समकोण। तो देखो 6 और 60 और 30 मिलके इनका योग कितना, इनका जोड़ कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। अब इसने कहा है उन कोणों का अंतर जो 30 है, तो इसका अंतर कितना आ रहा है, तो इसका अंतर भी 30 है भाई। अंतर भी 30 है, योग भी 30, योग भी 90 है जो समकोण है। तो उस कंडीशन से पहला जो ऑप्शन है बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, और हमने इसको टिक लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा, देखो दो चरों वाले रैखिक समीकरण बने हैं, और वहीं से हमने एक्स और वाई को निकाला, और वहीं से हम इसको निकाल पाए हैं। डन। तो आप इसको नोट कर सकते हो, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये भी आप इसमें भी था कि आप कंफ्यूज हो सकते थे, और यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखने के बाद अब तो कंफ्यूज नहीं होंगे। डन। तो आए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो आप इसको नोट कर सकते हो, इसको चेक करते हैं क्या ये सही है। भाई बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो भाई, हाँ जी। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण में से किस समीकरण के युग्म का हल अद्वितीय है? अद्वितीय मतलब, अद्वितीय का मतलब हो गया कि एक हल है, एक हल है,
यानी उस कंडीशन में क्या होता है, एक हल कब होता है, तो एक हल हमारा होता है जब A1 बटे A2 बराबर नहीं होता B1 बटे B2 के, तब उसे कहा जाता है अद्वितीय हल, यानी कोई हल मतलब एक हल होता है। यानी कि ये समीकरण क्या है, एक दूसरे को ऐसे काट रही है और एक बिंदु पर काट रही है, तभी एक हल होगा। ठीक है, और इसको पहचानने का तरीका ये है। अब देखते हैं भाई कौन सा वाला है इसमें। जैसे कि पहले वाले की बात करते हैं तो यहाँ पर इसका गुणांक क्या है, तो x का गुणांक 1 है, इसका गुणांक 1 है, और यहाँ पर ये c है। ठीक है, हम देख पा रहे हैं भाई इसमें A1 B1 और C1 है, और ये A2 B2 और C2 है। और ये चीज़ें क्या है, A1 जो है x का गुणांक है, B1 जो है y का गुणांक है, और C1 क्या है जो अचर संख्या है। सेम यहाँ पर है, A2 x का गुणांक है, B2 y का गुणांक है, और C2 क्या अचर संख्या है। अब इसको डायरेक्टली वैसे लिख के देखेंगे क्या ऐसी कंडीशन आ रही है, नहीं बराबर वाली। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक 2 है। ठीक है, y का गुणांक 1 है और y का गुणांक 2 है। अरे ये तो बराबर हो गया, ये तो बराबर हो गया। अब बराबर हो गया तो मतलब ये कंडीशन नहीं होगी। ठीक है, सेकंड वाले की बात करते हैं तो ये 1 है और ये 3 है। तो भाई सेकंड वाले को चेक किया हमने तो x का गुणांक 1 है और इधर x का गुणांक 3 है, ये लिख दिया। उसके बाद y का गुणांक कितना है, तो y के साथ गुणा में है -1, तो -1 लिखा। y के साथ गुणा में कितना है, तो -3, तो -3 लिखा। अरे ये भी बराबर हो गया, ये भी बराबर हो गया, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया भाई। ठीक है, इसको भी नहीं ले सकते। अब आते हैं तीसरे वाले की, तो ये 2 है और ये 4 है, तो हमने लिखा भाई 2/4 लिखा। फिर y के साथ 1 है और यहाँ -2 है, यहाँ 1 है और यहाँ -2 है। अब बताओ क्या ये बराबर है, तो ये 2 दूनी 4 कट गया, ये 1/2 बचा है और ये 1/2 लेकिन माइनस का बचा है। क्या बराबर है, तो नहीं बराबर है, क्योंकि ये दोनों एक प्लस का एक माइनस का है, बराबर कैसे हो जाएगा, नहीं है बराबर। यानी हम कह सकते हैं तीसरा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट जा रहा है, जिसमें हमने देखा कि ये बराबर नहीं आ रहा और यही कंडीशन हम ढूंढ रहे थे। क्योंकि अगर ये कंडीशन आती है तभी वो एक बिंदु पर काटेगी और अद्वितीय हल होगा। ठीक है, तो अब इसको चेक करते हैं क्या ये सही है। भाई बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलो भाई, अगले क्वेश्चन की बात करें। यदि रैखिक समीकरण हमें ये दे रखा है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, px प्लस क्यू आर बराबर में r है कि आलेख प्रतिच्छेद होंगे, तो मतलब ये दोनों के आलेख जो हैं वो प्रतिच्छेद हो रहे हैं, मतलब इस तरह से काट रहे हैं। ठीक है भाई, तो इनके हलों की संख्या बताइए। भाई इसके कितने हल निकल रहे हैं, तो आप देख सकते हैं प्रतिच्छेद कर रहा है तो एक जगह काट रहा है, और जब एक ही जगह काट रहा है तो भाई हल कितने होंगे, तो हल तो एक ही होगा। भाई एक ही जगह काट रहा है तो हल एक ही होगा। तो यहाँ हमने देखा भाई हल एक है, तो एक को हमने यहाँ पर टिक मार दिया है। और इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो भाई बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलो भाई, हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो भाई 64वां क्वेश्चन जो है, जिसमें लिखा है दो संख्याओं का अंतर जो है वो 26 है। अब दो संख्याएं क्या होगी, तो एक को माना x और एक को माना y। जब भी अंतर की बात करें तो माइनस लगाना। क्यों लगाया भाई माइनस, क्या भाई क्या लगाव था माइनस से जो माइनस लगा दिया। अब देखो एक चीज़ समझो, अगर कहा जाए भाई कि 4 और 6 में कितना अंतर है, तो बोलोगे 4 और 6 में 2 का अंतर है, 4 से 2 ज़्यादा है, तो अंतर तो 2 का ही है। ठीक है, कैसे पता चला, तो आपने क्या किया, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया, तभी तो अंतर आया। ठीक है, यानी जब भी अंतर की बात करें तो आपको घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर कहा है इसने दो संख्याओं का अंतर, मतलब x और y माना है, उसका जो अंतर है वो कितना है, 26 है, तो घटाकर 26 आएगा। ठीक है भाई, अब इसने कहा है दूसरी संख्या क्या रखा है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी जो एक संख्या है x मान लो, वो दूसरी संख्या का 3 गुनी है, ये लिख दिया हमने। अब बोलोगे सर क्या हम ऐसे लिख सकते थे, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं y = 3x लिख सकते थे, ये भी तो एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है। लेकिन इसमें आपको क्या प्रतीत हो रहा है यहाँ पर कि भाई x जो है y का 3 गुना है, इसका मतलब x बड़ा है y छोटा है, यही दिख रहा है। इस कंडीशन में क्या दिख रहा है, y जब x के 3 गुना के बराबर, मतलब y बड़ा है। अब अगर मैं कहूँ y बड़ा है तो और x छोटा है, तो छोटे में से बड़ा जाएगा तो क्या पॉजिटिव आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। भाई ये पहले क्वेश्चन में ही आप देख के समझोगे क्या कि भाई x तो बड़ा होगा तभी उसमें छोटा घटाया गया, तभी पॉजिटिव आंसर आया, तभी आ सकता है। अगर छोटे में से बड़ा घटाओगे तो नेगेटिव आंसर आएगा, लेकिन यहाँ तो पॉजिटिव है। तो यहाँ हमने देख लिया भाई x बड़ा है और y छोटा है, ये तो हमें समझ में आ गया, इसलिए हम ये वाले को लेंगे, ये वाले को नहीं लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ से हमें दिख रहा है x बड़ा है, और ये इस क्वेश्चन में पहले समीकरण में ही दिख गया था। डन, चलो भाई ठीक है। और यहाँ मोस्टली ये होता है बच्चों के साथ कि वो लिखते तो पहले यही है,
कुछ बच्चे वो लिख देते हैं, कुछ बच्चे ये लिखते हैं। भाई जिसकी किस्मत में जो, भाई अगर वो लिख दिया तो क्वेश्चन उसका गलत हो गया, ये लिख दिया तो क्वेश्चन सही होगा। किस्मत पे डिपेंड होता है, किसी का गलती से वो लिखा गया, किसी को गलती से वो लिखा गया। लेकिन अगर आपको बेसिक नॉलेज पूरी है तो आप समझ पाओगे कि भाई दोनों समीकरण में फ़र्क क्या था और क्यों हमने ये समीकरण चुना है, उसको नहीं चुना। ठीक है, तो भाई ये समीकरण इसलिए चुना है क्योंकि हमें x बड़ा चाहिए था। डन, ये चीज़ आ गया। चलो भाई, अब इसके बाद ये कहा है तो संख्याएं बताइए। अब संख्याएं क्या, दो समीकरण आ गए, इसको हम इसमें प्रतिस्थापित कर देते हैं, अपने आप आंसर आएगा। तो x का मान 3y उठा के इसमें रखेंगे, तो 3y अगर x की जगह रखेंगे, यहाँ -y है बराबर में 26 है, इसमें से घटाए तो 2y बराबर में 26 आएगा, और y का मान कितना आएगा, 2 से भाग हो जाएगा तो ये 13 आ जाएगा। ठीक है, y का मान 13 हो गया। डन, चलो भाई ठीक है, y का मान 13 हो गया। अब इस y के मान को उठा के अगर मैं x में रखता हूं तो क्या होगा, तो भाई x में अगर मैं रखता हूं y के मान को तो क्या हो जाएगा भाई, 13 तिया 39 हो जाएगा, क्योंकि भाई y का मान रखा 13, तो 13 तिया 39, यानी हमने लिखा x का मान ये 39 आ चुका है, y का मान 13 आ चुका है। कहीं ऐसा ऑप्शन है तो भाई ये हमें दिख रहा है 13 और 39 हमें दिख रहा है, ये 64वें क्वेश्चन का पहला ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है। ठीक है, तो इसको चेक करते हैं क्या ये सही, बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, ओके भाई, तो यहाँ पर हमने पूरे बेसिक को समझा भाई क्या गलती आप कर सकते थे और कैसे आप सही हो सकते हो। डन, चलो भाई आते हैं नेक्स्ट पे। हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। पहली बात, संपूरक कोण क्या होता है, तो संपूरक कोण वो कोण होते हैं जिनका योग जो होता है वो 180 होता है। ऐसे दो कोण जिनका योग 180 होता है उसे संपूरक कोण कहा जाता है। तो यहाँ पर ये कह रखा है कि दो संपूरक कोणों में छोटा कोण से, सॉरी क्या कह रहा है, दो संपूरक कोण में बड़ा कोण जो है वो छोटे कोण से 18 अधिक है। ठीक है, यानी दो कोण तो आपके पास है, लेकिन छोटा वाला जो बड़ा वाला है वो छोटे वाले से 18 ज़्यादा है। अब इसमें देखते हैं क्वेश्चन में जैसे मैंने ये देखा तो इसमें कितना ज़्यादा है, तो इसका डिफरेंस तो 2 का है, बट डिफरेंस तो 2 ही का है। अब डिफरेंस 2 का है तो मतलब ये तो गलत हो गया यहाँ पे, भाई इसको ऑप्शन को काट दिया मैंने। ठीक है, इसकी बात करें तो डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस इसमें कितना आ रहा है, तो डिफरेंस आ रहा है 18 का। ठीक है, डिफरेंस 18 का आ रहा है, चलो बहुत बढ़िया। इसकी बात करें तो डिफरेंस कितना आ रहा है, तो इसमें भी हम कहेंगे तो 9 9 18 का डिफरेंस आ रहा है, इसमें कहें तो फिर से 18 का डिफरेंस आ रहा है। अरे वाह, 3 3 में 18 में आ रहा है, अब क्या करें। ठीक है, तीनों में 18 डिफरेंस आ रहा है, अब क्या करें। लेकिन इसने कहा था संपूरक कोण। संपूरक कोण क्या होता है, जिनका योग 180 डिग्री होता है। अब इसमें चेक करो किसका योग 180 डिग्री है। अगर मैंने इन दोनों को जोड़ा तो ये तो आ रहा है 220 डिग्री, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इन दोनों को जोड़ा तो ये आ रहा है कितना, 200 डिग्री आ रहा है, ये भी पॉसिबल नहीं है। इन दोनों को जोड़ा तो कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है 180 डिग्री, ये पॉसिबल है, यानी सेकंड ऑप्शन करेक्ट होता है, क्योंकि हमें यहाँ पर कहा है संपूरक कोण। और संपूरक कोण यहीं से देख के हम पहचानेंगे कि भाई दोनों का योग भी तो 180 होना चाहिए और अंतर भी 18 होना चाहिए, दोनों चीज़ें होनी चाहिए। क्योंकि हम देख पा रहे हैं इनका योग भी 180 है, इनका योग भी 180, यानी शुरू के दो संपूरक तो थे, लेकिन इसका अंतर 2 आ रहा है, इसका अंतर 16 आ रहा है। हमें दोनों कंडीशन सही करनी है कि भाई योग मतलब अंतर भी 18 आना चाहिए और योग भी 180 आना चाहिए, और वो आ रहा है सेकंड ऑप्शन का। ओके, चलो भाई आप इसको नोट कर सकते हो, मतलब इसको देख सकते हो, और हम चेक करते हैं क्या ये क्वेश्चन सही है। तो ये आंसर बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ हमें दे रखा है भाई दो संख्याओं का योगफल जो 50 है। भाई दो कोई संख्या, उनका योगफल 50 है। यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या का 7/3 गुना है, मतलब दो संख्याओं का योगफल जो है 50 है। पहले लिख लेते हैं इसको। भाई पहली संख्या है और दूसरी संख्या है, दोनों का योगफल दे रखा है 50। चलो भाई बहुत बढ़िया। और इसने कहा है भाई उनमें से एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या का कितना है, 7/3 है। भाई दूसरी संख्या का 7/3 है, लिख दिया हमने। ठीक है, अब इसने कहा है कि भाई तो संख्याएं बतानी है, मतलब x और y का मान ज्ञात करना है। तो भाई यहाँ से हम क्या करते हैं, इस x के मान को प्रतिस्थापित कर देते हैं, यहाँ पर रख देते हैं। इस x के मान को जब यहाँ रखोगे तो क्या आएगा, 7y/3 प्लस में y बराबर में 50 आएगा। इस 3 को इधर गुना करेंगे तो 3y होगा, 7 और 3 10y/3 आ रहा है और बराबर में 50 आ रहा है। ठीक है, ये आ गया। ओके, अब क्या करेंगे, हम इस y को यहीं रहने देते हैं, बाकी को उधर भेज देते हैं। 50 गुने में 3/10 आएगा। इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 5 या 15 आ गया। ठीक है, यानी हम यहाँ देख पा रहे हैं y का मान तो 15 आ गया। ठीक है, कहीं 15 दिख रहा है इसमें, तो 15 तो इसी में दिख रहा है, यही ऑप्शन ठीक होना चाहिए।
ठीक है। अब दूसरे वाले को भी चेक कर लेते हैं, क्या 15 के साथ वो 35 भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम इस y को उठा के जब इसमें रखेंगे यहाँ पर x में, तो x की जगह 7 गुने में 15 बटे में 3 आ रहा है, और 3 पंचे 15 आ रहा है, 7 पंचे 35 आ रहा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। x का मान 35 आ रहा है, y का मान 15 आ रहा है। तो हम देख पा रहे हैं भाई x का मान 35 और y का मान 15 आ चुका है। तो यहाँ पर हमने दो समीकरण बनाई है और दोनों के बिहार पर इनको हल करके हमने आंसर निकाला है। डन। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं भाई, इस तरह से आपको दो संख्याओं का योग दे रखा है और एक संख्या दूसरे का इतने गुणा है वो लिख के लिखा जा सकता है। ठीक है, तो भाई इसको भी नोट कर सकते हो, इसको भी नोट कर सकते हो, समझ सकते हो, समझ तो लिया ही आपने। अब इसको चेक भी कर लेते हैं भाई क्या ये क्वेश्चन सही है। तो यहाँ हम बात करते हैं भाई क्वेश्चन बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की बात करें तो दो संख्याओं का अंतर और योगफल क्रमशः इतना है। अब इसने क्या रखा है, दो संख्याओं का अंतर। अंतर का मतलब अभी बताया था, वह जो दो संख्याएं होती है उसके अंतर की बात करें तो अंतर हमेशा माइनस से ही देखा जाता है कि भाई एक संख्या है और दूसरी संख्या को जब घटाओगे तभी उसके बीच का अंतर आ पाएगा। जैसे कि मैंने बताया 4 और 6 में अंतर कितना होता है, 2 का, और वो कैसे पता चला, तो 6 में से 4 को घटाने पर पता चला। तो वही चीज़ हो गया। तो यहाँ पर अंतर दे रखा है 4 और क्या रखा है, उनका योगफल जो है, उनका योगफल जो है वो 6 है, ये है। अब यहाँ से दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है तो दोनों को विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। तो यानी दोनों समीकरण को जोड़ा तो ये कट गया और यहाँ पर आया 2x और ये आया 10 और x का मान कितना आया, तो 2 नीचे आके भाग हो जाएगा, 10/2 यानी 5 आ गया। x का मान 5 आ चुका है। इस 5 को उठाकर किसी भी समीकरण में रख देंगे, पहले में या दूसरे में, तो हम रखते हैं दूसरे वाले में। तो दूसरे में रखोगे तो 5 प्लस में y बराबर में 6 आएगा। भाई x का मान क्या रखा, 5 रखा और y है बराबर में 6 है। अब यहाँ से y का मान कितना आएगा, 6 - 5 आएगा, जो कि y का मान आ गया 1 आ गया। ठीक है भाई, y का मान 1 आ चुका है। डन। तो y का मान 1 आ चुका है, x का मान 5 आ चुका है। कहीं ऐसा दिख रहा है तो भाई ये हमें दिख रहा है, 1 और 5 दिख रहे हैं। ठीक है, एक तो ये तरीका था आपको करने का। ठीक है, एक तरीका सीधे आप आंसर को यहाँ देख के सॉल्व कर सकते हो। कैसे देख के सॉल्व करोगे, तो भाई ये मान लो आपने नहीं कि आप सीधे चाहते हो ऐसे, आपको ये पता है दो संख्या उनका अंतर जो होना चाहिए वो 4 होना चाहिए। अब इसमें चेक करो भाई अंतर किसका 4 आ रहा है, तो भाई इसका अंतर तो 3 है, इसका अंतर 4 है, इसका अंतर 4 है और इसका अंतर तो ज़्यादा हो गया, 8 हो गया। ठीक है, यानी यहीं पर ये दो तो कट हो गए। ठीक है, उसके बाद कहा है दोनों का योगफल जो है वो 6 है, दोनों को जोड़ के 6 आ रखा है। अब जो दो सही तो उसमें जोड़ते हैं भाई, इन दोनों को जोड़ के तो 8 आ रहा है, तो ये तो गलत हो गया, इसको जोड़ के 6 आ रहा है, ये 6 आ रहा है। मतलब ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमने जस्ट क्वेश्चन को देखा, उसमें आंसर को देखा, जो ऑप्शन थे उसके अकॉर्डिंग आंसर को सॉल्व कर दिया। डन। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि भाई MCQ है, जरूरी नहीं है कि सॉल्यूशन करके दिखाओ, आपको बस पता होना चाहिए आंसर कैसे निकलेगा। तो आप ऑप्शन से उठाकर भी निकाल सकते हो, जिससे आपका बहुत समय बच सकता है। ओके, चलो भाई ठीक है, हम चेक करते हैं क्या ये सही है। तो भाई बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो भाई, अगले क्वेश्चन की बात करें, एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब मैंने क्या कर दिया, x बराबर में 3y कर दिया। एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है। डन। चलो भाई ठीक है। उसके बाद क्या है, एवं योगफल जो है 17 है, 17 मतलब 16 है, मतलब x + y, ये 16 दे रखा है। ठीक है, अब ये कह रहा है दोनों संख्याएं ज्ञात करनी, तो यहाँ से हम x के मान को उठा के इसमें डालेंगे, तो ये आएगा 3y प्लस में y बराबर में 16 हो गया। इसको जोड़ा तो 4y बराबर में 16 हो गया, और y का मान कितना हो गया, 16/4 आ गया, और 4 चौक 16 हो गया, y का मान 4 आ चुका है। ठीक है भाई, इस y के मान को उठा के अगर मैं x में यहाँ पर रखता हूँ तो x का मान भी आएगा, तो x का मान कितना आएगा, 3 गुने में 4 आएगा, और 4 × 12 आ गया, x का मान 12 आ गया और y का मान 4 आ गया। डन। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं भाई x 12 और y 4 कितना है, यानी कि हमारे पास दो संख्याएं आ चुकी है, 12 और 4। यहाँ पर ये थर्ड ऑप्शन हमारा आ रहा है, यहाँ पर 2 और 4 हो रहा है। ठीक है, अब ये बोलोगे सर इसमें तो 12 y में आ रहा है, x में नहीं आ रहा, तो ये हमारा कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति नहीं है कि पहला x दूसरा y है। हमने यहाँ पर दो संख्याएं मानी है कि एक x माना है एक y माना है, यहाँ पे दो संख्याओं को दे रखा है, यानी हमने जो निकाला है 4 और 12 वो आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसमें पहला x है दूसरा y है, ऐसा इसमें नहीं है। इसमें जस्ट आपको बताया गया कि दो संख्याएं हैं, एक 4 है और एक 12 है, हमारा भी वही निकला है, एक 4 है और एक 12 है। डन। अब इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो भाई यहाँ हमने देखा ये भी बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। और इस क्वेश्चन को भी हम डायरेक्टली कहते हैं ना, जो हमारे पास ऑप्शन है उससे भी देख सकते थे।
इसने कहा था क्या कि भाई एक संख्या दूसरे का 3 गुना है। 3 गुने की बात करते हैं, 2 तिया 6, ये भी ठीक चल रहा था, 6 तिया 18 ये भी ठीक था, 4 तिया 12, 7 तिया 21। पहला ऑप्शन में तो सब कुछ करेक्ट था, ठीक है। दूसरे में क्या रखा है, एवं योगफल 16 है। 16 क्या आ रहा है भाई, इनका योगफल 16 है तो नहीं है, इनका योगफल 16 है, जोड़ोगे तो क्या 16 आएगा, ये 18 और 6 16 आ सकता है तो नहीं आ सकता, 6 और 2 16 आएगा तो नहीं आएगा, तो बचा तो सिर्फ ये, इससे हमारा तीसरा ऑप्शन करेक्ट ही तो आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम सीधे ऑप्शन से भी देख के हम आंसर निकाल सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर हमने देख लिया ऑप्शन से भी थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट आ रहा है और यही आंसर है। तो आते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो समीकरण निकाय जो दे रखा है, समीकरण दे रखा है x प्लस में 2y बराबर में 3 है, 5x प्लस ky बराबर में 15 है, k अनगिनत हल होने के लिए k का मान, भाई इसके अनगिनत हल है, ठीक है। अनगिनत हल होने के लिए k का मान क्या होगा, तो भाई अनगिनत हल के लिए k का मान अनगिनत हल कब था, जब कभी एक समीकरण, एक रेखा दूसरी रेखा पर ही आ जाती है तब वो अनगिनत हल देती है, यही होता है। बहुत सारे बिंदु पे कट हो रहा है, हर बिंदु पे कट हो रहा है तो अनगिनत हल होगा। और ये सिचुएशन कब होती है, ये तब होती है जब a1 बटे a2 बराबर था b1 बटे b2 और बराबर था c1 बटे c2। जब ये कंडीशन आती है तभी अनगिनत हल दिया जाता है। तो इसमें देखते हैं भाई a1 b1 c1 कितना है, तो यहाँ से देखेंगे a1 कितना है, तो x का गुणांक 1 है, b1 y का गुणांक 2 है और c1 अचर संख्या जो कि 3 है। इसकी बात करें तो a1 कितना है, तो x का गुणांक 5 है, b1 y का गुणांक k है और c1 जो अचर संख्या है 15 है, ये आ गया। अब यहाँ से हमें k का मान ज्ञात करना है, तो भाई उसी समीकरण जो हमारे पास फॉर्मूला है उसमें रख लेंगे। रखते क्या रहा है, a1 बटे a2 मतलब 1 बटे 5 बराबर में 2 बटे में k बराबर में 3 बटे में 15, ये आ रहा है भाई। 3 बचे 15 काट दिया, अब तो ये पहला और लास्ट वाला तो सेम हो गया, ठीक है। अब किसी भी दो को लेंगे, हम इन दोनों को ले लेते हैं, तो यहाँ से k को इधर गुना करेंगे तो k आएगा और 5 को इधर गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 आ जाएगा। तो k का मान 10 आ चुका है। क्या 10 कहीं दिख रहा है आपको, क्या 10 कहीं दिख रहा है, तो भाई 10 हमें दिख रहा है यहाँ पर सेकंड ऑप्शन पर। सेकंड ऑप्शन पे 10 दिख रहा है तो हम कह सकते हैं भाई सेकंड ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो यहाँ पर हम इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो भाई बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। चलो भाई अगले क्वेश्चन की बात करें तो a का मान जिसके लिए समीकरण ये पहला और दूसरा समीकरण है कि अद्वितीय हल है। और अद्वितीय हल का मतलब क्या हो गया, अद्वितीय हल का मतलब ये रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है, और प्रतिच्छेद करने का मतलब इसका एक हल है। और प्रतिच्छेद की कंडीशन क्या थी, तो कंडीशन हमारी थी a1 बटे में a2 बराबर में है b1 बटे में b2, सॉरी बराबर में नहीं है भाई, प्रतिच्छेद में बराबर में नहीं होता है। तो यहाँ से हम देखेंगे भाई क्या a1 कितना आ रहा है, तो भाई x का गुणांक a आ रहा है, b1 कितना आ रहा है, तो y का गुणांक -1 आ रहा है और c1 क्या आ रहा है, जो अचर संख्या 2 है वो आ रही है। इसकी बात करें दूसरे वाले की तो a2 कितना है, तो 6 है, b2 की बात करें तो y का गुणांक -2 है और c2 कितना है, तो अचर संख्या 3 है, ये आ गया। अब इसको हम यहाँ पर रखेंगे, रखते हैं तो a1 बटे a2 मतलब a बटे में 6 बराबर में नहीं है b1 बटे में b2, ये आ गया। माइनस से माइनस कैंसिल, 6 उस साइड चला जाएगा, a बराबर नहीं है 6 बटे 2 के, इसको हमने काट दिया, a का मान आ गया है बराबर नहीं है 3 के। ऐसा कहीं दिख रहा है भाई बराबर नहीं है 3 के, तो भाई ये हमें सेकंड ऑप्शन में दिख रहा है कि बराबर नहीं है 3 पे, ठीक है। 3 पे बराबर नहीं है तो इसको हम लिख सकते हैं। तो भाई चेक करें क्या ये सही है, क्या ये सही है भाई, तो भाई बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही होता है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो भाई अगले क्वेश्चन की बात करें, अचर m है, कोई m संख्या है जो अचर है, ठीक है, कांस्टेंट नंबर है, कि किस मान के लिए ये समीकरण और ये समीकरण जो दो हैं वो अद्वितीय हल हैं। और अद्वितीय हल को अभी हमने डिस्कस किया कि अद्वितीय हल का मतलब क्या है, कि ये आएगा a1 बटे में a2 बराबर में b1 बटे b2 नहीं होगा। इसमें भी देखेंगे भाई m बटे में 3 आएगा, तो ये आ गया m बटे में 3 आ गया, और ये बराबर नहीं है 2 बटे में 1 आ गया। भाई x का गुणांक है a1 a2 बटे में कर दिया, b1 b2 बटे में कर दिया, ठीक है। इस 3 को उठा के उस साइड भेजेंगे तो m का मान कितना आ गया, बराबर नहीं है 6 के। क्या कहीं दिख रहा है आपको, तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आ रहा है, जिसमें आप देख पा रहे हो कि m का मान 6 के बराबर नहीं है। डन, चलो भाई ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हो, इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो भाई बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो भाई अगले क्वेश्चन की बात करें तो एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। अब भाई मैंने मान लिया कि नोटबुक को x मान लिया और कलम को की कीमत को हमने y मान लिया,
तो इसने कहा है नोटबुक की कीमत जो है कलम की कीमत के 2 गुनी है, यानी नोटबुक की कीमत अगर x है तो वो 2 गुना है कलम की कीमत के। चलो भाई जैसा कहा उसके अकॉर्डिंग हमने लिख दिया। इस कथन को निरूपित करने के वाला समीकरण लिखना है, इसमें से अब बताना है कि कौन सा वाला समीकरण जो इसी कथन को निरूपित कर रहा है, मतलब इस समीकरण को दर्शा रहा है। ऐसी कोई समीकरण दिख रही है इसमें? तो बोले सर दिख तो नहीं रही, ऐसी तो समीकरण नहीं है कहीं। अब देखोगे तो यहाँ पर सब में बाहर आग लास्ट में 0 है, क्या इसमें लास्ट में 0 है? नहीं, तो हम इसके लास्ट में 0 ले आते हैं ना, कैसे लाएंगे? तो इसको उठा के इधर ले आते हैं। अब बोलो कौन सा वाला ठीक आ रहा है? तो अब हम देख पा रहे हैं भाई x माइनस 2y, ये तो पहला ऑप्शन हमें सही दिख रहा है भाई, x माइनस में 2y बराबर 0, पहला ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है। तो चेक कर लें क्या ये सही है? तो भाई इसको हमने देखा तो भाई बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। तो भाई यहाँ पर हमने देख लिया भाई जो हमें स्टेटमेंट दे रखी है, जो लिखा हुआ दे रखा है उसी के अनुसार बस पढ़ो और समझो और लिखो क्या कह रहा है कि भाई एक नोटबुक की कीमत कलम की कीमत के 2 गुनी है। तो नोटबुक को x माना है, कलम को y माना है, और कलम का 2 गुना है तो 2 से गुना कर दिया, ठीक है, और बन गई हमारी समीकरण। डन। चलो भाई ठीक है, इसको इरेज करते हैं और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ देखा है एक समीकरण x माइनस में z/5 माइनस में 10 बराबर में 0 है। अब b का मान ज्ञात करना है। अब b का मान कैसे ज्ञात करें? तो इसका जो व्यापक रूप था, जनरल फॉर्मूला था, वो क्या था? तो भाई कोई भी अगर समीकरण 2 चर वाला रैखिक समीकरण था उसमें हम क्या करते थे? ax प्लस by प्लस में c बराबर में 0, ये व्यापक रूप हुआ करता था। यानी x का जो गुणांक होता है उसे a कहते हैं, और जो y का गुणांक होता है उसे b कहते हैं, और जो अचर संख्या है उसे c कहते हैं। अब बोलोगे सर इसमें y तो है ही नहीं, y नहीं है लेकिन दूसरा अचर तो है। दूसरा अचर क्या है? y z है, तो हम इसमें लिखेंगे y की जगह z लिख देंगे, ठीक है। अब z के अकॉर्डिंग z के साथ जो भी गुणा में है वही होगा b। अब b का मान क्या है? जो z के साथ गुणा में। अब गुणा में क्या है z के साथ? तो z के साथ आप देख सकते हो गुणा में हमें दिख रहा है b का मान -1/5 है, ये चीज़ दिख रहा है आपको भाई। z के साथ तो यही चीज़ है, z का गुणांक यही है। तो हम इसको देखते हैं भाई कहीं ऐसा दिख रहा है तो भाई ये सेकंड ऑप्शन हमें यहाँ दिख रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको टिक मार सकते हैं और चेक करते हैं क्या ये सही है। तो हमने यहाँ पर देखा तो भाई ये बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। चलो भाई हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो समीकरण x बराबर में 3y है, बहुत बढ़िया, में c का क्या मान होगा, ठीक है। अब c क्या होता है? c एक अचर संख्या होती है। अब अचर संख्या तो इसमें मुझे दिख नहीं रही, x 3y को उठा के इधर लाओगे तो -3y होगा, और बराबर में 0 है, ठीक है। क्या अचर संख्या इसमें है? तो भाई अचर संख्या तो है ही नहीं। जब अचर संख्या नहीं है तो c का मान क्या होगा? तो c का मान कुछ नहीं होगा, 0 होगा। भाई x का गुणांक जो होता है वो a है, a तो यहाँ 1 है, b यहाँ पर -3 है, लेकिन c तो है ही नहीं, तो c का मान 0 होगा। तो हम कह सकते हैं पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, जिसमें हम देख पा रहे हैं c का मान 0 है। डन। तो इसको चेक करते हैं क्या ये सही है? तो भाई बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो भाई अगले क्वेश्चन की बात करें तो समीकरण में दे रखा है 5 बराबर में 2x, तो a का मान ज्ञात करना है। अब a के मान के लिए क्या है? देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन जितने भी बन रहे हैं वो इस फॉर्म में बन रहे हैं आपके, ax प्लस में by प्लस में c बराबर में 0, यहाँ से आपको abc ज्ञात करना है। यहाँ की बात करें तो इसमें क्या करते हैं? 2x को उठा के इधर ले आते हैं, ठीक है। अब देखो इसके दो आंसर निकल रहे हैं, दो आंसर इसके ठीक हो सकते हैं। अब इसमें से कोई सा भी ऑप्शन हमारा ठीक हो सकता है। अब वो कैसे हो सकता है कि अगर मैं इस 5 को उठा के इधर ले आऊँ, देखो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, 2x माइनस में 5 लिखा जा सकता है, इस 5 को उठा के इधर लेके जाएं, या फिर इसको लिखा जा सकता है, इस 2x को इधर लाएंगे तो माइनस में 2x और प्लस में 5 बराबर में 0 लिखा जा सकता है। और x क्या होता है? सॉरी a क्या होता है? यही पूछा है ना, a क्या होता है? x का गुणांक होता है। x का गुणांक इसके अकॉर्डिंग a कितना आ रहा है? तो 2 आ रहा है, और इसके अकॉर्डिंग a कितना आ रहा है? तो -2 आ रहा है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग -2 आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग 2 आ रहा है, ठीक है। अब बोलोगे ऑप्शन की बात, ऑप्शन तो दोनों के दोनों आ रहे हैं भाई, 2 भी है -2 भी है, क्या लगाएं? तो यहाँ पर मैं बता दूं, यहाँ पर तो आंसर एक ही ठीक होगा इसमें, लेकिन एग्ज़ाम टाइम पे अगर ऐसा कभी भी आपके सामने आता है जिसमें दो ऑप्शन सही होते हैं, तो आप किसी को भी लगाओगे, दोनों में से दोनों ही सही पाए जाएंगे, कोई भी गलत नहीं होगा, ठीक है। फिलहाल क्या होता है, जनरली हम जो सोचते हैं ना, वो ये सोचते हैं कि भाई ये चीज़ें पॉजिटिव में रहे, x हमेशा पॉजिटिव में रहे, ठीक है। इसलिए हम जनरली जो जैसे ये जो जनरल फार्मूला है इसमें इसको पॉजिटिव में लेते हैं, इसलिए हम इस वाले को 2 को ले लिया हमने। तो हमने 2 करके इस 2 को टिक मार दिया, और इसको जब चेक किया हमने तो ये बिल्कुल सही, ठीक है। यानी हमारे पास जो जनरल फॉर्म होता है वो इस तरीके का होता है,
ठीक है। इस तरीके का जनरल फॉर्म होता है जिसमें हम एक्स को हम एक मतलब एक्स के साथ जो होता है उसको पॉजिटिव लेके ही चलते हैं, ठीक है। और पॉजिटिव लेके चलोगे तो पॉजिटिव में ही आंसर आएगा, लेकिन अगर आपने माइनस में लगा दिया है तो वो भी गलत नहीं होगा, ठीक है। यानी कि आपके दोनों ऑप्शन ही ठीक है यहाँ पे, लेकिन फिलहाल ज़्यादा प्रायोरिटी इसको दी जाती है फिलहाल, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है। डन, चलो भाई ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर बिंदु 2 और 14 दे रखा है, से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, इसमें समीकरण बताना है जो 2 और 14 से होकर जा रही है। अब देखो क्या होता है ना कि कोई भी रेखा अगर जा रही है, अब इस पे से एक पॉइंट जा रहा है जो कि है 2 और 14 जा रहा है, यानी कि ये पॉइंट जो है इस रेखा जो ये रेखा का जो समीकरण होगी उसको ये संतुष्ट कर रहा होगा, ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा होगा। यानी अगर इन बिंदुओं को समीकरण पे रखेंगे तो वो LHS और RHS लेफ्ट वाला और राइट वाला बराबर हो जाएगा। चेक करते हैं इसमें से किसके बराबर होगा। जैसे कि मैंने 2 और 14 यहाँ पर रखा, तो 2 प्लस में 14 क्या 16 के बराबर है? तो भाई बिल्कुल बराबर है, ये तो पहले वाला सेटिस्फाई हो गया। अगर दूसरे की बात करते हैं तो 2 में से 14 गया तो क्या 16 आ रहा है? तो भाई ये तो नहीं आ सकता। इधर की बात करूँ 2 गुने में 2 प्लस में 14 क्या ये 16 आता? तो नहीं आता। इधर की बात करें तो 2 प्लस में 2 गुने में 14 क्या ये 16 आता? तो नहीं आता। तो ये तीनों तो गलत है, लेकिन ये तो सही आ रहा है, पहला ऑप्शन ही करेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो भाई इसने कहा है बिंदु जब समीकरण से जा रही है तो उसको संतुष्ट करेगा ही करेगा, तो हमने इसको रखा और संतुष्ट करवाया, तो लेफ्ट और राइट बराबर आ रहा है, इट्स मीन यही है आंसर। डन। तो अब इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो भाई बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलो भाई, हाँ जी। तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर हमें दे रखा है भाई बिंदु 3, 4 समीकरण इसके आलेख पर स्थित है। भाई इसने भी क्या रखा है, ये बिंदु जो इसी पर स्थित है, यानी ये बिंदु इसको पूर्णतः क्या कहते हैं सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अब सेटिस्फाई जब करेगा, संतुष्ट करेगा, तो हम इसको रख कर देख लेते हैं ना, ठीक है। और रखने पर ए का मान निकलेगा। तो यहाँ पर मैंने देखा ये x है और ये y है, इसको यहाँ पर रखा तो 3, y मतलब 4 बराबर में a, x मतलब 3 और प्लस में 7 आ गया, ठीक है। 4 या 12 और 7 को उठा के इधर ले आएंगे तो 12 में से 7 गया, बराबर में 3 a आ रखा है, और ये बच गया 5 और यहाँ पर 3 a को यहीं रखा और 3 नीचे आ गया, और a का मान कितना आ गया? 5/3 आ गया, ठीक है। अब इसमें देखेंगे भाई 5/3 कहीं है, तो ये चौथा ऑप्शन हमें दिख रहा है जिसमें 5/3 आ रखा है, ठीक है। तो इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो भाई ये बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलो भाई, हाँ जी। तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो समीकरण y बराबर में mx है, ठीक है भाई। द्वारा प्रदर्शित रेखा किस से होकर गुजरती है, इनमें से किस से होकर गुजरेगी, ठीक है भाई। y अक्ष से गुजरेगी, x अक्ष से गुजरेगी, कि मूल बिंदु से गुजरेगी, या इनमें से कहीं से नहीं गुजरेगी, ठीक है। तो मैं बताऊं कि अगर मैंने ये ग्राफ ऐसा कुछ बनाया है, अब y = mx है, वाह बेटा y = mx है। अब ये कहाँ जाएगी, x को काटेगी कि y को काटेगी, ठीक है। अगर मैं कहूँ x को काटने का मतलब, अगर मान लो ये x को काट रही होती यहाँ पर, तो हमें पता है x को काटने का मतलब y 0 होता है और x कुछ बिंदु होता है। क्या ये पॉइंट यहाँ पर आ सकता है? क्या ये पॉइंट ऐसा आ सकता है? या फिर अगर y पर काटती तो फिर क्या होता, तो x 0 होता और y कुछ ना कुछ होता। क्या ये बिंदु यहाँ पर आ सकता है? तो हम क्या करते हैं ना, इस 0 को रख के देख लेते हैं। अगर मान लो मैंने इस 0 को रखा, तो अगर मैंने x की जगह 0 रखा तो क्या आ रहा है, m गुने में 0 आ रहा है, और ये कितना आ गया, y भी 0 आ गया। अरे वाह, यानी ये क्या हुआ, अगर हमने x को 0 रखा तो y भी 0 आ गया। और ये बिंदु कहाँ पाया जाता है, इसके अंदर कहाँ पाया जाता है? तो हमें पता है ये होता है मूल बिंदु, ओरिजिन होता है, ठीक है। हमें पता है ये मूल बिंदु होता है, ये ओरिजिन होता है। तो अब बता दो मुझे साफ साफ कि ऑप्शन किस पे टिक मार दूं मैं? भाई इसमें x से जा रहा है कि y से जा रहा है कि ओरिजिन से जा रहा है, मूल बिंदु से जा रहा है? तो भाई हमने देखा वो मूल बिंदु से जा रहा है, क्योंकि ये 0, 0 ही इस पर स्थित है, यानी मूल बिंदु से आ रहा है, मतलब यही ऑप्शन करेक्ट होगा। यानी इसका जो लाइन जा रहा होगा वो करीब ऐसे जा रहा होगा, ऐसे, ठीक है, इस तरह से जा रहा होगा। तो ये हमारे पास आता है। तो हम यहाँ पर तीसरे पॉइंट को टिक करेंगे और इसको चेक करते हैं क्या ये सही है। क्या ये सही है? तो देखा हमने, तो ये बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलो भाई, ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ में दे रखा है समीकरण युग्म जो दे रखा है s - t 3 दे रखा है, और दूसरा s/t और प्लस t/2 बराबर में 6 दे रखा है। अब इसका हल ज्ञात करना है, कौन सा वाला हल है? चलो भाई हल करते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, तो यहाँ से हम पहले s का मान निकाल लेते हैं। तो s का मान क्या आ रहा है, तो 3 प्लस में t आ रहा है। चलो भाई बहुत बढ़िया, इस s को उठा के हम इसके अंदर रख देते हैं। अब जब इस s को उठा के यहाँ रखेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 3 प्लस में t/3 आ रहा है, और प्लस में t/2 आ रहा है, और बराबर में 6 आ रहा है,
चलो बहुत बढ़िया। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 3 दूनी 6 ही आएगा, और 2 से इधर गुना होगा तो 3 दूनी 6 प्लस में 2t, और 3 से ये गुना होगा तो 3t आ जाएगा। ठीक है भाई, अब बराबर में 6 आ गया, ये हो गया भाई। ऐसे एलसीएम होगा 3 और 2 का एलसीएम 6, 3 से 6 को भाग किया 2 बचा और 2 से ऊपर गुना किया, ये आ गया। ठीक है, 2 से 6 को भाग किया 3 आएगा और 3 से ऊपर गुना किया तो 3t आ गया। ऐसे ही जोड़ते हैं ना, यही तरीका है जोड़ने का। चलो भाई ठीक है, अब इसमें करते हैं 6 को इधर से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो आ गया 6 और 3 और 2 5t आ गया, और गुना करते के साथ ये 36 आ गया। इस 6 को उठा के उधर भेजेंगे तो 5t बराबर में 30 बचा, और t के मान की बात करें 30/5 यानी 5 6 30, यानी t का मान कितना आ गया, 6 आ चुका है। चलो भाई t का मान 6 आ गया। t का मान 6 कहाँ दिख रहा है भाई, इसमें दिख रहा है, मतलब यही आंसर होना चाहिए। आगे भी चेक करते हैं, तो भाई t का मान 6 उसको उठा के यहाँ रखते हैं तो s का मान भी निकलेगा, तो यहाँ पर रख देते हैं, ये इस वाले में यहाँ पे। तो यहाँ पर अगर मैं रखता हूँ तो यहाँ की बात करें तो भाई 3 प्लस में 6 रखा तो 9 आ गया, यानी s का मान 9 आ रहा है। तो भाई s का मान 9 है और t का मान 6 है, मतलब यही ऑप्शन हमारा करेक्ट आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हमने प्रतिस्थापन किया है, पहले वाले से उठाकर दूसरे में प्रतिस्थापित कर दिया है, और फिर हमारा आंसर आ चुका है। डन। चलो भाई ठीक है, इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो भाई बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलो भाई, ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ में दे रखा है भाई समीकरण, पहला समीकरण ये, दूसरा समीकरण ये दे रखा है। अब इसका हमें हल ज्ञात करना है। ठीक है, अब ये हल कैसे निकलेगा, तो हम क्या करते हैं, पहले इन समीकरण को थोड़ा सा ढंग से, मतलब सुचारू रूप से अच्छा सा प्यारा सा बना देते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा खतरनाक सा दिख रहा है फिलहाल तो। ठीक है, तो इसमें क्या चीज़ करेंगे भाई, इसमें एलसीएम आ रहा है हमारे पास, तो एलसीएम लिख सकते हैं भाई कितना, 3 और 2 का एलसीएम 6 आएगा। अब ये 3 इससे गुना होगा तो 3x आएगा। ठीक है, 2 इससे गुना होगा तो 2 दूनी 4 आएगा। ठीक है भाई, और बराबर में कितना है तो -1 है। इस 6 को उठा के इधर गुना कर देंगे तो हमारे पास आ रहा है 3x प्लस में 4y, और ये 6 इधर गुना होकर -6 आएगा। चलो भाई ठीक है, ये समीकरण 1 आ गई है। इसकी बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं कि इसके नीचे 1 है, यानी इसका एलसीएम कितना आ रहा है, तो इसका एलसीएम 3 आ रहा है। ये 3 जो है इससे गुना होगा x के साथ, मतलब 3x आ गया। एक y के साथ होगा तो सिर्फ y ही बचेगा, कोई दिक्कत नहीं, और बराबर में 3 है। इस नीचे वाले 3 को उठा के इधर गुना कर देंगे तो 3x माइनस में y, और बराबर में 3 3 9 आ रहा है। ठीक है भाई, ये आ गया, ये आ गई है दूसरी समीकरण। अब इन दोनों समीकरण को हल करेंगे तभी हमारा आंसर आएगा। तो दोनों समीकरण को हम विलोपन विधि से हल करते हैं, उसको उठा के मैं यहीं रख देता हूँ। यहाँ रखेंगे तो क्या होगा भाई, 3x माइनस y, और बराबर में 9 आ रहा है। ठीक है भाई, ये दूसरी समीकरण है। अब यहाँ हम देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं भाई, कि भाई x वाला चीज़ तो बराबर है, तो डायरेक्टली माइनस कर दें। तो भाई डायरेक्टली माइनस करेंगे तो क्या होगा भाई, प्लस वाला माइनस, प्लस और माइनस होगा, ऐसे साइन बदलता है। 3x में से 3x गया, क्या बचा, कुछ नहीं बचा। 4 और क्या है, माइनस का प्लस हो गया, मतलब 4 और 1 5 हो गया, हम लिख सकते हैं 5y। यहाँ पर -6 और -9 कितना आ रहा है, तो -15 हो रहा है, और y का मान कितना आएगा, तो -15 बटे में 5 आएगा। अब इसको मैंने भाग किया तो 5 3 15 हो गया है, यानी y का मान -3 आ चुका है। y का मान -3 आ चुका है। डन। तो भाई y का मान -3 कहाँ दिख रहा है आपको, तो भाई इसके अंदर दिख रहा है। अब चेक कर लेते हैं, क्या 2 भी आ रहा है, क्या 2 भी आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसी y को उठा के उसमें रख देते हैं, अपने आप आएगा। तो भाई यहाँ हमने रखा तो 3x, तो ठीक है, y की जगह क्या रखा है, -3 रखा है, मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बराबर में 9 है। इसको उठा के उधर भेजेंगे तो 3x बराबर में 6 आ जाएगा, और x का मान कितना हो रहा है, 3 इससे भाग हो जाएगा, 3 दूनी 6, यानी x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है भाई, x का मान 2 आ गया, y का मान -3 आ गया। इसको हम देख पा रहे हैं भाई, y का मान -3, x का मान 2 आ गया, तो पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाता है, पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। डन। चलो भाई ठीक है, इसको चेक करते हैं, क्या ये सही है, क्या ये सही है भाई, चेक कर लें। तो ये बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलो भाई, ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ हमें दे रखा है भाई समीकरण युग्म में 2 समीकरण हमें दे रखे हैं। क्या है, px प्लस क्यू वाई बराबर में p माइनस क्यू है, अगला है qx माइनस पी वाई बराबर में p प्लस क्यू है। ठीक है भाई, का हल ज्ञात करना है, और हल हमारे ऑप्शन ये दे रखे हैं। ठीक है भाई, अब देखो इसमें क्या है, इसके 2 तरीके हैं। एक तो हम क्या करेंगे, फुल्ली एक्सप्लेन करके जो इसका बेसिक तरीका है उससे करेंगे, और एक हम शॉर्टकट तरीके से भी करेंगे इसको। ठीक है, चलो भाई दोनों मेथड से करेंगे। पहले हम बेसिक मेथड पे आते हैं। तो बेसिक मेथड क्या है, तो दोनों को हमने साथ में पहले रख दिया है। ठीक है, px प्लस में qy बराबर में p माइनस क्यू है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, qx
माइनस में पी वाई बराबर में पी प्लस क्यू है। ये दो चीज़ें, ये पहला समीकरण है, ये दूसरी समीकरण है। दो समीकरण हमारे पास यहाँ आ चुके हैं। डन, चलो भाई ठीक है। अब यहाँ पर क्या चीज़ है, दोनों समीकरण जब हमारे पास यहाँ आ चुके हैं तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं भाई, अगर x बराबर हो जाता या y बराबर हो जाता तो हम काट पाते, क्योंकि विलोपन विधि में यही होता था, या फिर x बराबर करो या फिर y बराबर करो और काट दो। तो हम देखेंगे भाई x कैसे बराबर होगा, तो इसे q से ऊपर गुना करो, इस p से नीचे गुना करो, यानी ये q से ऊपर गुना करो और ये p से नीचे गुना करो, ये चीज़ें ठीक है। अब q से जब हम ऊपर गुना करेंगे तब क्या आएगा, तो ऊपर गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा p से, सॉरी यहीं पे लिख ही देता हूँ पहले मैं, q और p है। q से जब गुना करेंगे तो यह आएगा q p x प्लस में q का वर्ग y प्लस में p q माइनस में q का वर्ग, ठीक है। इस p की बात करें तो यह आएगा क्या, p q आएगा x प्लस में इसको गुना किया तो माइनस में p का वर्ग, और यहाँ की बात करें तो p गुना होगा तो p का वर्ग आएगा और प्लस में पी क्यू आएगा, ठीक है। ये चीज़ आ चुका है। अब यहाँ पर क्या चीज़ है भाई, नीचे ऊपर पहले समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटा रहे हैं, घटाएंगे तो क्या होगा भाई, ये माइनस का होगा, ये प्लस का होगा, ये माइनस का होगा, ठीक है भाई। अब यहाँ देख पा रहे हैं ये दोनों बराबर हैं। अब बोलोगे सर ये तो उल्टा है, उल्टा है तो क्या हो गया, 2 या 6 होता है, 3 दूनी भी तो 6 होता है, बात तो एक ही होती है। तो वही चीज़ यहाँ पर है, q गुने p या p गुने q, बात तो एक ही है। अब यहाँ से हमने इसको देखा बराबर है, काट दिया। इसमें ये चीज़ प्लस क्यों की, मतलब y अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये आ रहा है q का वर्ग प्लस में p का वर्ग आ रहा है, ठीक है। यहाँ की बात करें तो पी क्यू प्लस का है, पी क्यू माइनस का है, तो ये तो कट गया। यहाँ की बात करें तो ये आ रहा है माइनस में q का वर्ग और माइनस में p का वर्ग, ये चीज़ हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमने y लिखा है और ये लिखा है q का वर्ग प्लस में p का वर्ग, और यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिया और q का वर्ग प्लस में p का वर्ग, ये चीज़ हो गया, ठीक है। इसको उठा के हम इसके नीचे ले आएंगे भाई, नीचे लाते हैं तब क्या आएगा आंसर, तो y का मान आ गया है हमारे पास माइनस में q का वर्ग प्लस में p का वर्ग और बटे में q का वर्ग और प्लस में p का वर्ग, ये चीज़ आ गया। हमने इसको उठा के नीचे लेके चले गए। अब इसको काटते हैं भाई, कट रहा है क्या, तो हमने इसको काटा तो ये तो 1 पर कट गया, यानी y का मान कितना आ गया, -1 आ गया भाई, y का मान -1 आ चुका है, ठीक है। इस -1 को उठा के हम रख देंगे भाई, -1 कहाँ आ रहा है, तो भाई -1 दो में आ रहा है, यानी अभी कन्फ्यूजन है कौन सा वाला आंसर होगा, सेकंड होगा कि थर्ड होगा, ठीक है भाई। अब क्या करेंगे, y के मान को उठाकर रखेंगे किसी भी समीकरण में। मान लो मैंने y को उठा के हमने पहले समीकरण में रख दिया, तो पहले में रखेंगे तो क्या होगा, px प्लस में q के साथ -1 रखा और बराबर में p माइनस में q है, ठीक है। यहाँ पर हमने रखा px माइनस q बराबर में p माइनस में q है। अब माइनस q से माइनस q कट जाएगा, ठीक है, इससे ये चीज़ कट गया, ठीक है भाई। यहाँ से हम कह सकते हैं भाई px बराबर में, अब देखो x जो है p को उठा के दूसरी साइड लेके जाएंगे तो p के साथ बटे में p आएगा ना, क्योंकि ये तो गुना में था, यहाँ पे ये p उठ के नीचे बटे में आएगा, बटे में आ गया तो अब काट दें इसे, बिल्कुल काट देंगे। x का मान 1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं भाई x का मान 1 और y का मान -1, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। डन। तो ये इसका बेसिक तरीका था कि बेसिकली इसको ऐसे किया जाता है कि हम कैसे बराबर करें और कैसे सॉल्व करें। तो भाई इस तरीके से बराबर होता है। अगर ये नहीं बराबर कर पा रहे हो तो इसके नंबर से इसको गुना करो और इसके नंबर से इसको गुना करो, अपने आप बराबर होगा, फिर तो आपका विलोपन विधि लगेगा ही और आंसर निकलेगा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और अब इसके बाद देखेंगे भाई इसका शॉर्टकट तरीका क्या होता है, उससे कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। चलो भाई देखते हैं। हाँ भाई, तो इसके शॉर्टकट तरीके में यहाँ आते हैं। तो शॉर्टकट तरीके में क्या है, तो हम इस ऑप्शन से डायरेक्ट इसको देखेंगे कैसे। तो हमने x का मान p रखा है यहाँ पे, अगर x का मान मैं p रखता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, p का वर्ग हो जाएगा। y का मान q रखेंगे तो ये q का वर्ग हो जाएगा। और क्या ये बराबर है p माइनस q के, तो भाई बिल्कुल बराबर नहीं है, ठीक है, नहीं है बराबर भाई, ये दोनों बराबर नहीं हो रहा, तो यानी पहला ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है भाई। अब आते हैं दूसरे ऑप्शन पे। दूसरे ऑप्शन की बात करें, x का मान -1 रखते हैं तो -p हो जाएगा, -y रखेंगे तो -q हो जाएगा और बराबर में p माइनस q है। क्या ये बराबर है, तो नहीं है बराबर, तो दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। तीसरे की बात करते हैं, तीसरा रखते हैं। तीसरे को जैसे मैंने रखा तो p की जगह, अब यहाँ पे इसको मिटाते हैं यहाँ पे, हाँ भाई, x की जगह 1 रखा मतलब p एकम p होगा, और y की जगह -1 रखेंगे तो -q होगा और बराबर में p माइनस q है। अरे ये तो बराबर आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। यानी ये अगर पहले में ठीक हो रहा है तो दूसरे में भी चेक करना जरूरी है। तो दूसरे में चेक करेंगे तो x का मान 1 रखा तो q को 1 से गुना करेंगे तो q ही आएगा, फिर -1 रखेंगे y की जगह तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये p हो जाएगा और बराबर में p प्लस q है। अरे ये भी सही है, मतलब हमने देखा डायरेक्टली थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आ चुका है,
ठीक है, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आ चुका है। अब यही चीज़ हमने पिछली बार भी सेम आंसर आया था, इस बार भी सेम आंसर आया है, तो भाई ये आंसर तो सही होना चाहिए। चेक कर ले क्या, अब चेक क्या करना है, 2 बार तो ठीक हो चुका है, इस बार भी ठीक ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से हम करेंगे। तो आपको बेसिक नॉलेज भी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अभी जो मैं करा रहा हूँ कि यहाँ पर थोड़ा सा टाइम बेसिक से ज़्यादा लग जाए, ठीक है। तो लेकिन आपको मेन चीज़ है कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि होता कैसे क्वेश्चन, ठीक है। तो मैंने बेसिक वाले कंसेप्ट को भी बताया और फास्ट वाले तरीके को भी बताया, ठीक है, कि भाई इससे फास्ट नहीं हो सकता, उससे ज़्यादा बेसिक में नहीं जा सकता, हर चीज़ें एक्सट्रीम लेवल की होगी, ठीक है। उसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप बस साथ में बने रहिए, मज़ा आता रहेगा, हर चीज़ें डाउट क्लियर होगी। ओके, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पे हमें दे रखा है समीकरण युग्म x माइनस एक्स बी माइनस ए वाई बराबर में 0 है। चलो ठीक है, ए एक्स प्लस में बी वाई बराबर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। अब इसका हल ज्ञात करना है, तो हम क्या करते हैं, अब इसमें डायरेक्टली करेंगे सीधे ऑप्शन से। ऑप्शन से डायरेक्टली कैसे करेंगे, तो x का मान 1 है, y का मान 1 है, इसको रख के देखते हैं। तो भाई हमने यहाँ पर x का मान 1 और y का मान 1 रखा, तो ये क्या आ रहा है, x 1 रखोगे तो ये b आएगा। तो यहाँ हमने लिखा है ये लिख दिया b, ठीक है। ए वाई की जगह 1 रखा तो ये आ गया a, तो b माइनस ए 0 होता है, तो नहीं होता। तो भाई इसको ऑप्शन को यहीं काट देंगे, ये तो 0 नहीं हो रहा, b माइनस ए 0 नहीं हो रहा। चलो भाई ठीक है, दूसरे की बात करते हैं, माइनस ए और माइनस b की बात करते हैं। तो अगर मैं x का मान माइनस ए रखता हूँ, x का मान माइनस 1 रखता हूँ, तो यहाँ माइनस आएगा, ठीक है। भाई x का मान माइनस 1 रखोगे तो माइनस आएगा, और y का मान माइनस 1 रखोगे तब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो क्या अब 0 आ रहा है, तो अभी भी 0 नहीं आ रहा, तो भाई ये भी गलत, ठीक है। इसकी बात करते हैं तीसरा ऑप्शन की। तो यहाँ पर अगर मैं x का मान 1 रखता हूँ, सॉरी a रखता हूँ, x का मान a, तो a रखेंगे x का मान, तो क्या आएगा, तो ये आ जाएगा a b, ठीक है। y का मान b रखेंगे तो ये क्या आ रहा है, a b आ रहा है। अब क्या 0 आ रहा है, तो हाँ अब तो 0 आ रहा है भाई, ए बी में से ए बी क्या 0 तो आ ही रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 0, मतलब पहली चीज़ तो इसने सेटिस्फाई कर दी है, ठीक है। अब इसको उठा के दूसरे में रखते हैं, दूसरे में रखेंगे तो x का मान a रखा तो ये आ जाएगा a गुने में a, मतलब a का वर्ग आ जाएगा। फिर b को जब उठा के यहाँ रखा तो b गुने में b का वर्ग आ जाएगा। अरे वाह, ये तो बिल्कुल बराबर आ गया, ठीक है। मतलब लेफ्ट और राइट दोनों बराबर आ चुका है, यानी हमारा आंसर आ चुका है, यानी हम कह सकते हैं कि इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट होता है। तो यहाँ पर हम कहते हैं ना, तो पूरा सॉल्यूशन करने की बजाय हम सीधे ऑप्शन से उठाकर क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन में हमारे पास जो वैल्यूज़ थी उसको यहाँ पर रखना है और चेक करना है, और ऐसा नहीं कि एक सही हो गया तो सही है, नहीं, आपको दोनों को चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने दोनों को चेक किया और आंसर निकाला और आंसर आ चुका है, डन। तो आए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो भाई आते हैं नेक्स्ट पे, इसको इरेज करते हैं। चेक किया, सॉरी चेक हम भी हमने किया, तो चेक करने के बाद भी x के मान a और y का मान b आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आते हैं नेक्स्ट पे। हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो p के किस मान के लिए ये पहली समीकरण और दूसरी समीकरण क्या है, अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल का मतलब क्या था कि भाई दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही है, और इसको चेक करने के लिए हमें चेक करना है a1 बटे में a2 बराबर में b1 बटे में b2, ये चेक करना है हमें, a1 बटे में a2 बराबर में b1 बटे में b2, डन। चलो भाई ठीक है। अब यहाँ से पहले देखेंगे भाई a1 b1 c1 क्या है, a2 b2 c2 क्या है। तो भाई पहले समीकरण के अनुसार, इसके अनुसार भाई a1 कितना आ रहा है, तो a1 की बात करें तो x का गुणांक 4 आ रहा है, b1 की बात करें तो p आ रहा है, और c1 की बात करें तो वो 8 आ रहा है, आ रहा है। चलो भाई ठीक है। इसकी बात करें यहाँ पर तो a1 कितना है, तो a1 हमें दे रखा है x का गुणांक यानी 2 है, b1 क्या है, y का गुणांक यानी सॉरी a2 आएगा ना, ये दूसरी समीकरण है तो 2 के साथ चलेंगे। b2 की बात करें तो y का गुणांक यानी 2 आ रहा है, तो हमने 2 लिखा, और c2 की बात करें तो ये 1 आ रहा है। चलो भाई ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, दो रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है, तो उसके अंदर क्या ये बराबर होता है, क्या ये बराबर होता है, तो नहीं, बराबर नहीं होता, यानी हमें ज्ञात करना है ये बराबर नहीं होगा, ठीक है, ये बराबर नहीं होगा, ये ज्ञात करना है, डन। चलो भाई ठीक है। अब इसको हमें यहाँ चेक करना है, लिखना है, कैसे लिखेंगे, तो 4 बटे में 2, भाई a1 बटे a2 मतलब 4 बटे में 2 बराबर में p बटे में 2 आएगा, ठीक है। अब यहाँ से हमने इसको काटा, 2 दूनी 4 आएगा p को, अब देखो ये बराबर होता है, तो बराबर तो नहीं होता है, ठीक है भाई, तो हमने काट दिया ऐसा। इसे 2 को उठा के इस साइड लेके आएंगे, 2 दूनी 4 हो गया, 4 बराबर में नहीं है p के, भाई p के बराबर 4 नहीं है, मतलब ऐसा कहीं लिखा हुआ है, तो भाई ये लिखा हुआ तीसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन हम यहाँ देख पा रहे हैं कि p का मान 4 नहीं होना चाहिए, अगर 4 हो गया तब तो ये
अद्वितीय हल नहीं होगा, अदरवाइज 4 के अलावा कुछ भी होता है तो ये अद्वितीय हल होगा। तो वही चीज़ें यहाँ पर p का मान 4 नहीं होना चाहिए, हमने निकाल दिया है। ठीक है, अब इस आंसर को चेक करते हैं क्या ये सही है। तो भाई इसको हमने चेक किया तो ये बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके भाई, हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो k के किस मान के लिए समीकरण का ये समीकरण और ये समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल आ रहे हैं। अनेक हल का मतलब क्या हो रहा है कि भाई एक ही रेखा पर दूसरी रेखा आ रही है, यानी हर एक पॉइंट पर सॉल्यूशन आ रहा है। ठीक है, यानी इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, a1 बटे में a2 बराबर में b1 बटे b2 और बराबर में c1 बटे c2। ये चीज़ अगर सेटिस्फाई कर जाती है तब उस कंडीशन में ये अपरिमित रूप से हल होंगे। और इस क्वेश्चन में तो कहा ही हुआ है कि ये अपरिमित रूप से अनेक हल हैं का मतलब ये चीज़ है। तो उस कंडीशन से k का मान हमें ज्ञात करना है। अब देखो इसमें से अगर पहले समीकरण से निकाला जाए तो a1 कितना आएगा, तो x का गुणांक होता है k-1, b1 y का गुणांक 2 और c1 जो अचर संख्या 2 आएगी। ठीक है भाई, अब आते हैं दूसरे समीकरण पे। दूसरे समीकरण में a2 है, ये कितना है, तो x का गुणांक 1 है, b2 है, y का गुणांक 1 है और c2 है जो कि k है, 2k है। ठीक है भाई, ये आ गया c2। अब इसमें हम देखेंगे भाई, इसको बटे में रखते हैं और आंसर निकालते हैं। तो बटे में रखेंगे तो क्या आएगा, a1 बटे a2 मतलब k-1 बटे में 1 आएगा, बराबर में b1 बटे में b2। अच्छा इसमें कुछ और भी है, हाँ k भी तो है, k ही निकालना है हमें इसमें। और क्या करेंगे, 2 बटे में 1 कर दिया और 2 बटे में 2k कर दिया। ये चीज़ आ चुकी है हमारे पास, डन। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, हमें k का मान ज्ञात करना है। और k का मान कैसे निकल सकता है, तो भाई इन दोनों से भी निकल सकता है और इन दोनों से भी निकल सकता है, किसी से भी निकाल लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को लेते हैं। इन दोनों को लेंगे अगर, तो अब बोलोगे सर इसको भी तो ले सकते हैं, आप किसी को भी ले लो, अब आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको लेते हैं। तो यहाँ से हमने k-1 बराबर में 2 रखा, नीचे 1 है उसको हटा भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इस 1 को उठा के दूसरी तरफ भेज देंगे तो k का मान कितना आ गया, तो 3 आ गया है। तो k का मान 3 आ चुका है। क्या 3 कहीं दिख रहा है, तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 3 ये रहा। यानी हम कह सकते हैं अगर k का मान 3 होता है तो उस कंडीशन में ये दोनों समीकरण जो होंगे वो अपरिमित रूप से अनेक हल करेंगे, यानी ऐसे समीकरण बन जाएंगे, यानी समपाती बन जाएंगे। ओके, तो आप इसको नोट कर सकते हो भाई, ऐसा कुछ सॉल्यूशन होगा इसका और ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट होगा। इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो भाई बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलो भाई, हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो लिखा भाई समीकरण जो दे रखा है x माइनस √3y माइनस 4, ये आपको समीकरण दे रखा है। अब इसमें कहा है ABC का मान ज्ञात कीजिए। इस कंडीशन में ABC क्या होगा। अब यहाँ पर मैं बात करूँ, हमारे पास जो समीकरण है x माइनस में √3y माइनस 4 बराबर में 0 अगर रखते हैं, ठीक है, तो इस कंडीशन में इसका व्यापक रूप क्या था, जनरल फॉर्म क्या था, तो ये था हमारा भाई ax प्लस by प्लस c बराबर में 0, यही होता था। ठीक है, अब a क्या है, तो a है जो x का गुणांक है, तो x का गुणांक क्या है, तो 1 है, तो a का मान 1 आ गया। b का मान जो y का गुणांक होता है जो कि माइनस √3 आ गया, और c का मान माइनस 4 आ गया। क्या ऐसा कहीं दिख रहा है आपको, क्या ऐसा कहीं दिख रहा है इसके अंदर, a का सॉरी a तो 1 है, ठीक है, b a इतना, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, तो भाई ये यहाँ पर सेकंड ऑप्शन तो करेक्ट आ रहा है। भाई a का मान 1 है, ठीक है, b का मान माइनस √3 है, ठीक है, c का मान माइनस 4 है, -4 आ रहा है, यानी कि हम कह पाएंगे कि सेकंड ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट जा रहा है। और वो कैसे आया, तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी जो 2 चरों वाला रैखिक समीकरण होता है उसका व्यापक रूप ये होता है, जनरल फॉर्म उसका ये होता है, और उस कंडीशन से जब दोनों को मैच करते हैं तो a जो होता है वो x का गुणांक होता है, और x का गुणांक 1 है तो a का मान 1 आ गया। b जो होता है y का गुणांक होता है, तो y का गुणांक क्या है, -√3, तो वो लिखा, और c जो होता है अचर संख्या जो कि -4 है, तो -4 लिख दिया, डन। तो इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो हमने देखा तो ये बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलो भाई, ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। भाई 2 चरों वाला रैखिक समीकरण कैसा होता है पहले वो देख लें। तो भाई कैसा था हमारे पास, तो भाई ax प्लस में by प्लस में c बराबर में 0, ये था 2 चरों वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, और फिलहाल हमारे पास क्या है, तो फिलहाल तो ये दे रखा है, मतलब हमारे पास सिर्फ -3x है और 4 है, y नाम का कुछ तो दिख नहीं रहा है यहाँ पे, y कुछ है नहीं। और हमें क्या करना है, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त करना है, मतलब y भी दिखाना है। अब y क्यों नहीं है,
भाई y क्यों नहीं है, इसके समान में 0 लिखा जाए, यहाँ पर y क्यों नहीं है? तो बेचारा y इसलिए नहीं है ना क्योंकि वो गलत संगत में पड़ गया था। अब गलत संगत में क्या पड़ा है, तो वो रह गया था 0 के साथ। अब 0 के साथ कोई रहेगा तो 0 ही बन जाएगा ना भाई, 0 के साथ रह गया था वो, 0 के साथ y को गुना किया तो भाई 0 हो गया, ठीक है, इसीलिए बेचारा y मारा गया, ठीक है। तो भाई यहाँ पर वही चीज़ है, y 0 इसलिए हुआ है, y इसलिए नहीं है यहाँ पर क्योंकि उसके साथ वाली जो संख्या थी वो क्या थी, 0 थी, ठीक है, इससे वो भी 0 हो चुका है। डन। तो भाई ये 0 हो चुका है, तो ये फिलहाल जो हमारे पास बना है वो क्या है, 2 चरों वाला रैखिक समीकरण बन चुका है। तो हम चेक करते हैं क्या ये चीज़ ऑप्शन में है। तो हमने देखा यहाँ पर भाई 0y आ रखा है, बिल्कुल ठीक, -3x 0y 4, बिल्कुल ठीक है भाई, ये पहला ऑप्शन ही करेक्ट आ रहा है, बाकी में तो y है ना, 0y चाहिए था हमें, तो ये है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होता है और यही इसका आंसर है। डन। तो भाई इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो भाई बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो भाई, हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो समीकरण 2x - 5y बराबर में, मतलब बराबर में 5y है माइनस का, आप क्या रखा है, में a b c का मान ज्ञात कीजिए। अब फिर से कुछ उसी तरह का क्वेश्चन है कि 2x है और -5y को इधर लाएंगे तो +5y आएगा और बराबर में 0 आ रहा है, और इसको कंपेयर करना है हमें इससे, ax + by प्लस में c बराबर में 0 से। अब यहाँ से देखेंगे x का गुणांक क्या है, तो a है, यानी हम कह सकते हैं a का मान कितना है, 2 है। y का गुणांक b है, तो b का मान कितना है, तो 5 है। और c अचर संख्या जो कि इसके पास है ही नहीं। अब जब अचर संख्या है ही नहीं तो c क्या होगा, तो c तो 0 ही होगा। तो यहाँ से हम देखेंगे भाई ऐसा ऑप्शन कहीं पर है, तो a 2 है, b 5 है, c 0 है, बिल्कुल तीसरा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि हम देख पा रहे हैं भाई 2 5 0 और जो कि है, ठीक है। तो हम इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो भाई बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, चलो भाई, हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म इस समीकरण का हल है। अब भाई इस समीकरण का इनमें से कोई अगर हल है ना, तो इसका मतलब क्या चीज़ है, ये उसको पूर्णतः संतुष्ट कर रहा है, मतलब पूरा सेटिस्फाई कर रहा है। और वो कैसे कर रहा है, तो हम इस जो बिंदु है उसको उसमें रख के देखेंगे। तो भाई इसको पहले रखा, तो जैसे कि हम देख सकते हैं ये x है, ये y है, इसको यहाँ रखेंगे, x माइनस में 2y बराबर में 4 था, x का मान 0 रखोगे, y का मान 2 दूनी 4 रखोगे, तो क्या आ रहा है, तो -4 तो बराबर नहीं है 4 के, मतलब ये गलत, पहला वाला गलत हो गया, ठीक है। अब आते हैं दूसरे वाले पे। दूसरे वाले की बात करें तो 2 और 4 है, तो इसको 2 रखा और इसको 2 और 0 है, और इसको 2 गुने में 0 रखा बराबर में 4, तो ये क्या आ रहा है, तो 2 0 0 हो गया। अब 2 बराबर में क्या 4 होता है, तो नहीं होता, तो ये भी गलत हो गया, सेकंड ऑप्शन भी गलत हो चुका है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं, तो थर्ड में हमारे पास क्या आ रहा है, तो x का मान 4 आ रहा है, ये 2 गुने में 0 आ रहा है, बराबर में 4 है। क्या ये बराबर है, तो देख सकते हैं बिल्कुल 4 आ रहा है, ये तो 0 आ गया और 4, ये तो बिल्कुल सही है, यानी तीसरे ऑप्शन को करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और वहीं अगर मैं चौथे ऑप्शन को करता तो ये भाई √2 होता, माइनस में 2 गुने में 4 √2 होता, ठीक है, और बराबर में 4। अब इसको हमने गुना किया तो कितना आ रहा है, √2 आ रहा है, और 4 दूनी 8 √2 आ रहा है, ठीक है, और बराबर में 4। अब एक √2 में से 8 √2 गया तो 7 √2 बचेगा। भाई रूट तो है ही नहीं आंसर में, ये तो सिर्फ 4 है, तो कहाँ से बराबर होगा, तो चौथा ऑप्शन भी गलत है, यानी यहाँ पर सिर्फ तीसरा ऑप्शन करेक्ट हमें दिख रहा है और वही ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। तो इसको देखते हैं भाई क्या ये सही है, तो भाई बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है। तो हमने यहाँ पर देखा कि अगर कोई भी कह रहा है कि भाई इसके हल देखो, तो उस हल को उठा के इसमें रख दो ना, रखते अगर वो संतुष्ट कर रहा है तो इसका मतलब वही उसका सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन खत्म होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक। हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर दे रखा है p के किस मान के लिए समीकरण जो ये हमें दे रखी है, ठीक है, तथा ये जो दे रखा है ये समांतर है। भाई दोनों चीज़ें समांतर है, ठीक है। भाई समीकरण ये और ये समांतर है, ये कैसे बताएं, p का ऐसा क्या मान रखें जिससे कि ये समांतर हो जाए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं समांतर की कंडीशन क्या होती है। तो समांतर की कंडीशन ये होती है कि दो लाइन समांतर तब होते हैं जब a1 बटे में a2 बराबर हो b1 बटे में b2 के और नहीं हो बराबर c1 बटे c2 के। अगर ये कंडीशन आती है तभी समांतर होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर पहले समीकरण के अकॉर्डिंग देखें तो a1 कितना है, तो a1 तो 3 है, b1 कितना है, तो ये y का गुणांक होता है जो कि कितना है 2p है, और c1 कितना है जो अचर संख्या √50 है, ठीक है। इसकी बात करें तो यहाँ पर a2 कितना है, तो ये तो √18 है, और b2 कितना है, तो ये है √24, ठीक है। और उसके बाद C2 कितना है, तो C2 हम देख पा रहे हैं √75 आ रहा है,
ठीक है भाई, ये चीज़ आ गया। ओके, अब इन चीज़ों को यहाँ पर बटे में रखकर हम चेक करेंगे क्या ये सही आ रहा है। तो हमने देखा a1 बटे a2, मतलब यहाँ पर हमने रखा 3 बटे में √18, ठीक है, और ये आ गया 2p बटे में √24, और ये आ गया नहीं होना चाहिए बराबर √50 बटे में √75, ठीक है भाई, ये चीज़ हमारे पास आ गया। ओके, तो भाई ये चीज़ तो यहाँ पर आ चुकी है। अब यहाँ पर हम देखेंगे, हमें तो ये दे रखा है कि भाई समांतर है ये, ठीक है, तो P का मान ज्ञात करना है, मतलब P के किस मान पर समांतर है, तो यानी हमें ये कंडीशन तो दे रखी है, अब P निकालना है। तो P कैसे निकलेगा, तो भाई इन दोनों को आमने सामने रखो और तब P निकलेगा, ठीक है। अब कैसे रखेंगे, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं क्या, इस P को यहीं रहने देते हैं, इसको उठा के इधर भेज देते हैं, यानी हमने भेजा तो P को यहीं रखा, 24 को इधर लेके गए, 3 गुने में √24 आएगा, ठीक है, इसको उठा के नीचे लाएंगे तो √18 गुने में 2 आएगा, ठीक है भाई, ये आ गया। ओके, अब देखो √24 क्या होता है, √24 की बात करें तो क्या होता है, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो √24 के बारे में, तो 24 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, ये हो सकता है भाई। इसको अगर पूरा अलग से गुणनखंड निकालोगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24 ऐसे ही होगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूं 18 की, तो 18 को क्या लिखा जा सकता है, तो इसको लिखा जाता है 3 गुने में 3 गुने में 2 लिखा जा सकता है। अब इसमें देखेंगे पूर्ण वर्ग कहाँ बन रहा है, तो इसमें देखो एक पेयर ये बन रहा है और एक पेयर ये बन रहा है, यानी इस 24 को हम क्या लिख सकते हैं, √24 को, एक पेयर बन रहा है इसका, तो इस 2 को बाहर निकाला और ये अंदर रह गया, मतलब ये बच गया √2 बच गया और √3 बच गया, ये चीज़ें बच गई है, ठीक है। 18 की बात करें, √18 की, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, तो 3 का पेयर बन गया है तो 3 को अलग लिख लिया और ये √2 अंदर आ गया, ठीक है, ठीक है। अब जो √24 आया, √18 है, उसको यहाँ पर रखते हैं, तब आएगा आंसर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर रखते हैं, इस चीज़ को अलग से रफ वाली चीज़ थी, ठीक है, यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे। ओके, अब देखो 3 है तो 3 को 3 लिखा, √24 है तो इसको लिख सकते हैं 2 गुने में √2 और गुने में √3 लिख सकते हैं। नीचे की बात करें 18 है तो इसको लिख सकते हैं 3√2, तो लिखा 3√2, गुने में क्या है 2 है तो 2 लिख दिया, और बराबर में कितना है, तो P आ रखा है भाई, बराबर में P है, यही P का मान आएगा, ठीक है। अब कुछ कट रहा है तो 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, √2 से √2 कट गया, और P का मान क्या आ रहा है, P का मान आ रहा है √3, तो यहाँ पर ये आंसर करेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चीज़ है भाई, अगर आपको ये रूट वाले कंडीशन में भी दे रखा है तो उसका भी आपको सॉल्यूशन करना आना चाहिए। रूट क्या है, तो रूट को इस तरह से हम इसको अलग अलग से तोड़ सकते हैं और इसको आसान तरीके से बना सकते हैं। अब उसको जब हमने रखा तो पी का मान तो बिल्कुल आ गया। आप चेक करते हैं क्या कहीं ऐसा कुछ दिख रहा है, तो भाई ये सेकंड ऑप्शन मुझे यहाँ पर दिख रहा है, पी का मान √3, ठीक है, ये ऑप्शन हमें दिख रहा है। तो भाई इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, और यहाँ तो क्वेश्चन खत्म होते हैं। तो यहाँ पर हमने एमसीक्यू के तीसरे पार्ट को, एमसीक्यू का जो तीसरा पार्ट है उसको यहाँ पर समाप्त कर दिया है, और यहाँ पर हमने बहुत ही अलग अलग टाइप के अच्छे अच्छे बेहतरीन क्वेश्चन देखे हैं, और आप साथ लास्ट तक साथ में बने हुए हैं, इसका मतलब आप बिल्कुल इसके एक्सपर्ट हो चुके हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर इसके जो 90 क्वेश्चन जो कंप्लीट किए हैं अभी तक, ये एक तरह का कहते हैं पूरा कंप्लीट पैकेज है, ठीक है। यहाँ पर आपके एक एक तरह के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं, और अगर आपने यहाँ तक पूरा देख लिया यानी आप बिल्कुल शार्प माइंडेड हो चुके हैं और आपके सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लेके आएंगे और वो नेक्स्ट वीडियो में ही आगे लेके आएंगे। बाकी यहाँ पर ये आज वीडियो को समाप्त करते हैं यहाँ पे, और बाकी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ मैग्नेट ब्रेन के बारे में। तो मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है केजी से लेकर 12th क्लास तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और आप लोगों की सुविधाओं के लिए मैग्नेट ब्रेन ने लॉन्च किया है मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट, जो कि है www.magnetbrains.com। और भाई इसमें क्या सुविधाएं हैं आपके लिए, ऐसी क्या सुविधाएं दी गई है, तो यहाँ पर आपके लिए सुविधाएं ये दी गई है कि यहाँ पर आपको मिल रहा है पूरा कंप्लीट पैकेज, कंप्लीट वीडियो कोर्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, और वो भी कहते हैं ना वेल डिफाइंड, मतलब बिल्कुल अरेंज्ड फॉर्म में सिस्टमैटिक तरीके से आपको दिया हुआ है। ऐसा नहीं कि कहीं भी आप ढूंढना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप बस यहाँ पे आए, यहाँ पे आपको पूरा कोर्स बिल्कुल अरेंज फॉर्म में मिलने वाला है। और वो कैसे, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके पास अलग अलग सेक्शंस हैं, जैसे कि सीबीएसई इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम है, स्पोकन इंग्लिश है, एनटीएससी, ओलंपियाड है, आईआईटी जेईई है, यूपीएससी, बहुत से
सेक्शंस आपके पास यहाँ पे है, ठीक है। आप जिस भी सेक्शन में लाइक करते हैं आप उसको बस क्लिक कीजिएगा। जैसे कि आप लोग हैं हिंदी मीडियम में, तो आप हिंदी मीडियम पे क्लिक कर रहे हो। आप लोग हैं 10वीं कक्षा में, तो 10वीं कक्षा को क्लिक किया, और क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पर 10वीं कक्षा के टीचर्स आ जाएंगे, ठीक है। और भी बहुत से टीचर्स हैं, वो भी स्क्रॉल डाउन करोगे और भी टीचर्स आ जाएंगे। आपको किसी भी सब्जेक्ट की कोई भी प्रॉब्लम है, किसी सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम है, उस सब्जेक्ट के टीचर के सामने नीचे वॉच नाउ होगा, वॉच नाउ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। उसके पूरे कोर्स को आप देख पाओगे। अगर आपको पूरे कोर्स को स्टडी करना है तो बिल्कुल वहाँ पर आइए, वॉच नाउ पर क्लिक कीजिए और पूरा कोर्स बिल्कुल आसानी से आप देख सकते हो, ठीक है। जैसे कि आपको मान लो कि मैथमेटिक्स का पूरा कोर्स पढ़ना है, तो आप मेरे सामने नीचे वॉच नाउ लिखा होगा, वॉच नाउ पे क्लिक करोगे, क्लिक करते के साथ कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा, ठीक है। और यहाँ आप देख पाओगे भाई पाठ्यक्रम का परिचय है, वास्तविक संख्या है, और भी बहुत से चैप्टर्स हमने कंप्लीट करवा रखे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको चैप्टर्स में क्या मिलने वाले हैं, तो पूरा कॉन्सेप्ट वीडियो मिलने वाला है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन मिलने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं, एमसीक्यूज मिलने वाले हैं, वन शॉट वीडियो मिलने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। यानी आपको कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं, कहीं भी कोई भी कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर पूरा पैकेज आपको मिलने वाला है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसका फ़ायदा उठाइए और इन चीज़ों को आप अपने फ्रेंड सर्कल में और अपने जो भी जानकार में हैं उनको ये चीज़ें सजेस्ट कीजिए, जिससे भाई उनका भी फ़ायदा हो। ओके, तो आपको क्या करना है, इसमें बस कोई भी चैप्टर उस पर क्लिक किया, उसके अंदर अपने जो भी रिक्वायरमेंट है, जैसे कॉन्सेप्ट वीडियो है, चाहे एनसीईआरटी सॉल्यूशन है, पूरा पैकेज है, तो फर्स्ट से स्टार्ट करना है, उस पर क्लिक करना है, और इस क्लिक करते इस तरह से वीडियो प्ले हो जाएगी और आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो। ओके, चलो भाई। और बाकी आप लोगों को पता है मैग्नेट ब्रांड ने हिंदी मीडियम में भी कोर्सेज को लॉन्च कर दिया है, जो कि 6ठी से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स यहाँ पर मौजूद हैं, जिसका फ़ायदा आप उठा भी रहे हो, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में, या फिर कोई भी जान पहचान है, उनको ये चीज़ें सजेस्ट करो, जिससे कि उनको भी इसका फ़ायदा मिले। आपको फ़ायदा मिल रहा है, उनको भी फ़ायदा मिले, भाई बहुत अच्छी बात रहेगी, ठीक है। तो इसी के साथ कहना चाहता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर तो आप करते रहिए। ओके, बाय, थैंक यू।